हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। अब आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। हमारा मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन टोटली खत्म हो चुका है। हमने इंटरनल रेस्पिरेशन एज वेल एज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन दोनों के सेशंस रिकॉर्ड कर अपलोड कर दिए हैं। तो अगर आपने अब तक वो सेशंस नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाइए और प्रीवियस सेशन देखिए। प्रीवियस सेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे कि ब्रेन और लंग्स का क्या रिलेशन है, मतलब लंग्स कैसे इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन करते हैं और ब्रेन को कौन सा सिग्नल मिलता है, व्हाट actually is the role of the brain in different types of chemicals, that we are going to learn in today's session. But before that, it's my request to you all, if you are watching this video for the first time or if you are a new viewer to our channel, then please go and subscribe to our channel. वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करें। ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स, सो यहाँ पर स्टार्ट होता है हमारा आज का सेशन, दैट इज रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। अब रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग के पैराग्राफ में हमको इंट्रोडक्शन में क्या बताया गया है कि जब भी आप इंस्पिरेशन करते हो मतलब सांस को अंदर लेते हो और जब भी आप एक्सपिरेशन करते हो मतलब सांस को बाहर छोड़ते हो, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, दैट इज इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। तो इसमें लंग्स के साथ साथ आपके ब्रेन का भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ब्रेन का जो पार्ट है, जो सबसे छोटा पार्ट है ब्रेन का, जिसको हम मेड्यूला ऑब्लोंगेटा बोलते हैं, उसका यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सी बेसिकली इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन इज एन इनवॉलेंटरी एक्टिविटी। इनवॉलेंटरी मतलब क्या होता है? अनैच्छिक। अनैच्छिक मतलब क्या होता है कि जो आपके कंट्रोल में नहीं है, मतलब विच यू कैन नॉट कंट्रोल, जैसे कि पलके झपकाना, सांस लेना, दिल का धड़कना, okay, heartbeat and all. So this is not under our control, and similarly breathing is also not in our control. We can control some part of breathing which we will discuss about it in the later session, but basically breathing is an involuntary activity. तो ये involuntary activity है, मतलब ये ब्रेन के कंट्रोल में है। तो ब्रेन कैसे हमारी ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है वो हम हमारे सेशन में पढ़ेंगे। तो अब देखिए, सबसे पहले आपको थियोरी में क्या बताया गया है। रेस्पिरेशन इज अंडर कंट्रोल, रेस्पिरेशन इज अंडर डुअल कंट्रोल। डुअल मतलब क्या होता है? टू systems control our respiratory system. Okay, two organs control our respiratory system. फर्स्ट इज नर्वस एंड सेकेंड इज केमिकल। मतलब नर्वस सिस्टम हमारे रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है और केमिकल सेक्रीशन हमारे रेस्पिरेशन को कंट्रोल करते हैं। कैसे? लेट अस हैव अ लुक। ह्यूमन एडल्ट्स ब्रीथ अबाउट 12 टाइम्स पर मिनट। क्या बताया जा रहा है हमको यहाँ पर कि एक जो ह्यूमन अडल्ट होता है, मतलब एक किसी अगर अडल्ट की बात करें, जैसे कि 18 ईयर्स प्लस के किसी बच्चे की बात करें, मेरा एग्जाम्पल ले लो, तो ह्यूमन एडल्ट कितनी बार ब्रीथ करते हैं? दे ब्रीथ अबाउट 12 टाइम्स पर मिनट। मतलब एक मिनट में अगर हम प्रॉपर ब्रीदिंग काउंट करें तो 12 सांसें ली जाती हैं। ठीक है, मैं एकदम रिलैक्स्ड स्टेट की बात कर रही हूँ। आप जब भाग के आते हो वो वाली सिचुएशन की बात नहीं कर रही हूँ। जब आप योगा कर रहे होते हो या जब आप सो रहे होते हो, तो एकदम जब आप रिलैक्स्ड स्टेट में होते हो, जब आपका कॉन्शियस माइंड एकदम रिलैक्स्ड स्टेट में होता है, उस टाइम पे हम 12 सांसें लेते हैं। वी ब्रीथ 12 टाइम्स इन अ मिनट। ओके, एक मिनट में 12 सांसें। एंड अ न्यू बॉर्न, मतलब ह्यूमन एडल्ट ब्रीथ अबाउट 12 टाइम्स पर मिनट, वेयर एज अ न्यू बॉर्न ब्रीथ्स अबाउट 44 टाइम्स पर मिनट। अगर छोटे बच्चे की बात करें तो आपने देखा होगा कि जो नवजात शिशु रहता है, जो अभी पैदा हुआ है, वो उसका पेट एकदम अंदर बाहर होते रहता है, क्योंकि वो बहुत जल्दी सांसें लेता है। तो एक न्यू बॉर्न बेबी जो होता है वो रिलैक्स्ड स्टेट में 44 टाइम्स ब्रीथ करता है, और एक नॉर्मल अडल्ट, ह्यूमन अडल्ट जो होता है वो 12 टाइम्स ब्रीथ करता है एक मिनट में। ये डिफरेंस प्लीज याद रखो, ये वैल्यू याद रखो, इट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू। ऑलराइट, ओके। नॉर्मल ब्रीदिंग इज एन इनवॉलेंटरी प्रोसेस। नॉर्मल ब्रीदिंग क्या है? देखो, अभी मैं बात करते करते भी मुझे ऐसे रुक कर ऐसे सांस लेने की जरूरत नहीं पड़ रही है। मतलब मेरा ऐसे नहीं हो रहा है ना कि मैं रुकूं, फिर पलके झपकाऊं, फिर आपको पढ़ाऊं, नहीं, वो अपने आप होते जा रहा है। मेरा ब्रीदिंग अपने आप होते जा रहा है, मेरी पलके अपने आप झपकते जा रही हैं, दे आर ऑटोमेटिकली ब्लिंकिंग, मेरा हार्ट अपने आप बीट कर रहा है। सो ऑल दीज आर इनवॉलेंटरी प्रोसेसेस। सिमिलरली नॉर्मल ब्रीदिंग, जो नॉर्मल ब्रीदिंग होता है वो भी कैसा प्रोसेस है? इट इज एन इनवॉलेंटरी प्रोसेस. Normal breathing is an involuntary process. Steady rate of respiration is controlled by neurons located in the pons and medulla, and they are known as the respiratory centers. स्टेडी रेट ऑफ रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है? आपका नॉर्मल रेट ऑफ रेस्पिरेशन, मतलब आप नॉर्मल लेवल में कितना इंस्पिरेशन कर सकते हो और कितना एक्सपिरेशन कर सकते हो, इसको मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारे मेड्यूला ऑब्लोंगेटा और पॉन्स की। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, और मेड्यूला ऑब्लोंगेटा के जस्ट ऊपर जो ऑर्गन प्रेजेंट होता है पॉन्स, इन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और इसीलिए हम मेड्यूला ऑब्लोंगेटा और पॉन्स को क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी सेंटर। क्या बोलते हैं हम इन दोनों ऑर्गन को? रेस्पिरेटरी सेंटर।
क्योंकि इंस्पिरेशन कब करना है, मतलब सांस को अंदर कब लेना है और सांस को बाहर कब छोड़ना है, इसका सारा न्यूरॉन, सारा नर्व फाइबर सब मेडुला ऑब्लोंगेटा और पॉन्स के साथ अटैच्ड है। और इसीलिए हम इन पर्टिकुलर ऑर्गन्स, इन पर्टिकुलर पॉइंट्स को बोलते हैं रेस्पिरेटरी सेंटर्स। क्या बोलते हैं हम इन्हें? रेस्पिरेटरी सेंटर्स। नाम याद रखो, विच ऑर्गन फ्रॉम योर ब्रेन आर नोन एज रेस्पिरेटरी सेंटर्स? पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। ओके, इट रेगुलेट्स द रेट एंड डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग। अच्छा, अब सबसे पहले तो ना रेगुलेशन इस वर्ड का मतलब समझ लो। पैराग्राफ का स्टार्टिंग ही, मतलब ये आज के टॉपिक का टाइटल ही है रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। रेगुलेशन मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को कंट्रोल करना, मतलब जो ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए और कम भी नहीं होनी चाहिए। आप अगर बहुत ज्यादा सांस ले रहे हो तो आपके लंग्स एकदम ज्यादा फूल जाएंगे और वो बर्स्ट होने के चांसेस है। और अगर आप सांस बिल्कुल भी नहीं ले रहे हो तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होगी, जिसकी वजह से सेल्स के डेड होने के चांसेस है। तो किसी भी चीज को बहुत ज्यादा भी नहीं करना चाहिए, किसी भी चीज को बहुत कम भी नहीं करना चाहिए। तो बॉडी में जब ये सिस्टम को हम कंट्रोल करते हैं, मतलब व्हेन वी कंट्रोल रेस्पिरेटरी सिस्टम और व्हेन वी कंट्रोल डाइजेस्टिव सिस्टम, उस कंट्रोल को हम बोलते हैं रेगुलेशन। रेगुलेशन मींस स्टॉपिंग एंड स्टार्टिंग, इनहिबिशन एंड एक्सिबिशन, मतलब स्टॉप करना, स्टार्ट करना, कब कितना रेस्पिरेशन करना है, कब कितना एक्सपिरेशन करना है, इन दोनों प्रोसेसेस को जब हम कंट्रोल करते हैं तो उसको हम बोलते हैं रेगुलेशन। ओके, सो इट रेगुलेट्स द रेट एंड डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग। तो आपके ब्रेन में जो रेस्पिरेटरी सेंटर्स है, कौन से रेस्पिरेटरी सेंटर्स हैं? अभी हमने बोला पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये जो दो ऑर्गन्स हैं जिनको हम रेस्पिरेटरी सेंटर का नाम दे रहे हैं, ये दोनों रेस्पिरेटरी सेंटर्स का काम होता है कि कितनी सांस अंदर जाएगी और कितनी सांस बाहर आएगी, इसको कैलकुलेट करना। The rate of respiration is maintained or it is regulated by respiratory centers. Okay? It is divided into 3 groups. आपका pons और आपका medulla, दोनों ऑर्गन, मतलब रेस्पिरेटरी सेंटर। अब मैं ऑर्गन नहीं बोलूंगी, अब मैं रेस्पिरेटरी सेंटर बोलूंगी। तो आपके जो रेस्पिरेटरी सेंटर्स हैं, पॉन्स और मेड्यूला, ये दोनों मिला के 3 ग्रुप में डिवाइड किए गए हैं। कितने ग्रुप में डिवाइड किए गए हैं? दे आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। प्लीज अंडरलाइन, अब जो मैं बोलने जा रही हूँ, जो ग्रुप्स के नाम मैं बोलने जा रही हूँ, प्लीज उसको अपनी टेक्स्ट बुक में हाईलाइट करो। ओके, सो इट इज डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। फर्स्ट ग्रुप इज डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स इन द मेड्यूला रीजन। कहाँ पर है? आपके मेड्यूला में, जो हिंड ब्रेन जिसको हम बोलते हैं ना, छोटा मेंदू, वो छोटे मेंदू के पास जो आपका डॉर्सल पार्ट है। डॉर्सल मतलब क्या होता है? बहुत सारे बच्चों को अभी तक डॉर्सल, वेंट्रल और लेटरल का मीनिंग नहीं मालूम है। समझो कि मेरी बॉडी है, तो मेरी बॉडी का जो फ्रंट साइड है ये वेंट्रल साइड है, मेरी बॉडी का जो बैक साइड है ये डॉर्सल साइड है, और मेरी बॉडी का जो एडजेसेंट साइड है, मतलब जो बाजू वाला साइड है, इसको लेटरल साइड बोलते हैं। फ्रंट को वेंट्रल, बैक को डॉर्सल और साइड वाले साइड को लेटरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेटरल। तो आपका जो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा है, आपका जो छोटा मेंदू होगा, वो छोटे मेंदू का पीछे वाला पार्ट, डॉर्सल वाला पार्ट। ओके, सी फर्स्ट ग्रुप इज डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स इन द मेड्यूला। आपके मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में जो न्यूरॉन्स होंगे, न्यूरॉन्स क्या होते हैं? दे आर ब्रेन सेल्स। व्हाट आर न्यूरॉन्स? ब्रेन सेल्स। न्यूरॉन से ही नर्व फाइबर्स बनते हैं और ये नर्व फाइबर्स ही आपका मैसेज कैरी करते हैं। समझो, ये आपने पढ़ा है 11th स्टैंडर्ड में या 10th स्टैंडर्ड में भी, कि आपको इस हाथ में मच्छर काट रहा है, तो आप ऐसे देखते नहीं बैठोगे ना कि हाँ बेटा चूस ले, जितना खून चूसना है चूस ले, ऐसा नहीं होता ना। हमको अगर इस हाथ में मच्छर काट रहा है तो या तो हम हाथ हिलाते हैं या तो दूसरे हाथ से इस हाथ पे टैप करते हैं। तो ये मैसेज कैसे पहुंचता है इस हाथ तक? क्योंकि जब यहाँ पर मच्छर काटता है तो यहाँ के न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो जाते हैं, वो मैसेज पहुंचाते हैं ब्रेन तक। मोटर न्यूरॉन, मतलब सेंसरी न्यूरॉन उस मैसेज को रिसीव करता है, मोटर न्यूरॉन उस मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाता है। फिर अब ब्रेन डिसाइड करता है कि क्या एक्शन लेना है। तो ब्रेन बोलता है कि दूसरे हाथ को कि तुम उस मच्छर को मारो। तो ब्रेन ये मैसेज कैसे पहुंचाता है? ये वापस एसिटाइलकोलाइन, मतलब एक केमिकल की मदद से ये मैसेज पहुंचाता है दूसरे हाथ तक। मोटर न्यूरॉन्स वो मैसेज लेकर आते हैं और फिर रिसेप्टर ऑर्गन उस मैसेज को रिसीव करता है और मच्छर को मारता है। ये पूरा ब्रेन का एक्टिविटी है। ओके, तो ऐसे ही आपका लंग्स भी एक ऑर्गन है। सी ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपका लंग्स एक ऑर्गन है। लंग्स जब सांस अंदर ले रहा है मतलब फूल रहा है। जब आप बलून फुलाते हो, बलून का एग्जांपल ले लो, बलून में जब आप हवा भर रहे हो, मतलब बलून इंस्पिरेशन कर रहा है। बलून क्या कर रहा है? इंस्पिरेशन कर रहा है, उसके अंदर हवा भरी जा रही है। तो जब आप बलून में हवा भरते हो तो उस, समझो मैंने इधर पे 2 नीडल्स रखी है, वेट आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। हाँ, समझो आपने यहाँ पर ऐसे बलून लिया हुआ है, आप इस बलून में एयर ब्लो कर रहे हो। क्या कर रहे हो? आप इस बलून में एयर ब्लो कर रहे हो। और मैंने यहाँ पर साइड में नीडल्स रखी हुई हैं। क्या रखी हुई हैं? नीडल्स। ये नीडल्स हैं। अब अगर बलून का साइज बढ़ेगा, मतलब मैं हवा भर रही हूँ तो जिसकी वजह से बलून का साइज बढ़ेगा, बलून का साइज बढ़ेगा तो वैसे ही क्या होगा? ये बलून इस नीडल से टच हो जाएगा और जैसे वो नीडल से टच हो जाएगा बलून फट जाएगा।
आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो इमेजिन करो कि यहाँ मैंने नीडल नहीं रखा है, यहाँ पे कोई नर्व फाइबर है। क्या है यहाँ पे? कोई नर्व फाइबर है। अब इस नर्व फाइबर को जब, मतलब ये लंग्स है, ये हमारा बेसिकली क्या है, ये हमारा लंग्स है। जब आप सांस लेते हो तो लंग्स फूलता है। लंग्स क्या होता है? फूलता है, इट रिलैक्सेस। तो जब आप सांस लेते हो लंग्स फूल रहा है, लंग्स फूल रहा है तो वो नर्व को टच करेगा। अब ये नर्व क्या करेगी, इसको पता चल जाएगा कि लंग्स ने सांस अंदर भर ली है, अब लंग्स के पास और जगह नहीं है इंस्पिरेशन करने के लिए, तो ये लंग्स हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर को मैसेज पहुंचाएगी। किसको मैसेज पहुंचाएगी? रेस्पिरेटरी सेंटर को, कि लंग्स को जितनी हवा चाहिए थी उसने ले ली है, अब तुम इंस्पिरेशन बंद करो, क्योंकि अगर कंटिन्यू इंस्पिरेशन होता रहेगा तो लंग्स फट जाएगा। तो हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर क्या करेगा, हमारे नेजल चेंबर्स को, मतलब जहां से हम सांस अंदर लेते हैं उसको वो गाइड करेगा कि अब तुम सांस लेना बंद करो। जैसे हमारा इंस्पिरेशन स्टॉप होगा तो हमारा क्या स्टार्ट हो जाएगा, हमारा इंस्पिरेशन स्टॉप हो गया, अब लंग्स को जितनी हवा चाहिए थी उतनी भर गई है, अब और हवा अंदर नहीं आ रही है। तो इंस्पिरेशन जैसे ही बंद हो जाएगा, इसमें से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो जाएगा ब्लड में, जैसे हमने देखा था एल्वियोलार एक्सचेंज कैसे होता है, तो पूरा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा। अब लंग्स क्या होते जा रहा है, धीरे धीरे से इसमें से जितनी हवा थी वो पूरी हवा अंदर आ गई है, उसमें से ऑक्सीजन वगैरह हमने ट्रांसपोर्ट कर लिया है। ओके, तो इंस्पिरेशन स्टॉप है, लेकिन इसमें से ऑक्सीजन कम हो गया, तो अब लंग्स की साइज छोटी होती जा रही है। क्या होती जा रही है? छोटी होती जा रही है। जैसे लंग्स की साइज छोटी हो जाएगी, एक्सपिरेशन स्टार्ट हो जाएगा। क्या स्टार्ट हो जाएगा? लंग्स की साइज छोटी होने से पहले ही एक्सपिरेशन स्टार्ट हो जाएगा। देखो मैं क्या बोल रही हूँ, आपने सांस अंदर लिया मतलब आपने इंस्पिरेशन किया, इंस्पिरेशन करने की वजह से क्या हुआ, लंग्स की साइज बड़ी हुई, लंग्स की साइज बड़ी हुई तो वो नर्व फाइबर से टच हो गया। जैसे नर्व फाइबर को टच हुआ तो उसने फटाक से मैसेज पहुंचा दिया ब्रेन के पास कि भाई अभी लंग्स फूल चुका है, अब सांस लेना बंद करो नहीं तो लंग्स फट जाएगा। तो रेस्पिरेटरी सेंटर ने इंस्पिरेशन बंद कर दिया। ठीक है, अब इंस्पिरेशन बंद हो गया, नई सांस अंदर नहीं आ रही है, तो अब अंदर की सांस बाहर जाएगी, मतलब अब एक्सपिरेशन होगा, अंदर जितना एक्सचेंज करना था वो एक्सचेंज हो गया। देखो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, फटाफट हवा अंदर आते जाती है और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होते जाता है ब्लड के अंदर। तो जो गैसेस का एक्सचेंज होना था वो एक्सचेंज हो गया। जैसे इंस्पिरेशन बंद हुआ क्या स्टार्ट हुआ, एक्सपिरेशन स्टार्ट हो गया। क्या स्टार्ट हो गया, एक्सपिरेशन स्टार्ट हो गया। ये एक्सपिरेशन स्टार्ट होते ही क्या हो जाता है, लंग्स की साइज वापस नॉर्मल शेप में आने लग जाती है, मतलब लंग्स छोटा होने लग जाता है। जब बड़ा होता है तो बाहर की तरफ, छोटा होता है तो अंदर की तरफ। अब लंग्स छोटा हो रहा है मतलब यहाँ से उसका कॉन्टैक्ट हट जाएगा। पहले लंग्स बड़ा हो रहा था इसीलिए वो नर्व फाइबर से टच हुआ, लेकिन अब लंग्स नॉर्मल शेप में जा रहा है तो नर्व फाइबर से उसका कांटेक्ट हट जाएगा। नर्व फाइबर से कांटेक्ट हट जाएगा तो ब्रेन को भी लगेगा कि हाँ भाई अब लंग्स को हवा की जरूरत है, तो वो इंस्पिरेशन के सेंटर को वापस स्टार्ट कर देगा, तो वापस से हमारे लंग्स सांस लेना स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब बेसिकली क्या होता है, जब सांस लेते हो लंग्स फूलता है, लंग्स फूलता है तो वो नर्व को टच करता है। जैसे वो नर्व को टच करता है, नर्व्स को समझ में आ जाता है कि अब लंग्स की कैपेसिटी खत्म हो गई है, अब वो इससे ज्यादा सांस नहीं ले सकता, तो वो नर्व ब्रेन को मैसेज देती है कि इंस्पिरेशन बंद करो, सांस अंदर भरना बंद करो। तो इंस्पिरेशन स्टॉप हो जाता है। इंस्पिरेशन स्टॉप हो जाता है तो एक्सपिरेशन स्टार्ट होता है। एक्सपिरेशन स्टार्ट होता है तो लंग्स वापस छोटा होने लगता है, क्योंकि हवा बाहर जा रही है। हवा बाहर जाती है तो लंग्स छोटा हो जाता है। लंग्स छोटा हो जाता है तो नर्व फाइबर से उसका कांटेक्ट हट जाता है। जैसे नर्व फाइबर से कांटेक्ट हट जाता है, ब्रेन को सिग्नल मिल जाता है कि अब लंग्स को वापस हवा की जरूरत है, तो वो वापस इंस्पिरेशन स्टार्ट कर देता है। तो ये हुआ कि नहीं हुआ डुअल कंट्रोल, मतलब यहाँ पर हमारा लंग्स जो है वो ब्रेन के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है। तो ये हो गया आपका न्यूरल कंट्रोल, ये आपका क्या हो गया, न्यूरॉन वाला कंट्रोल। और इसमें केमिकल्स का क्या रोल होता है कि यहाँ पर बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एड्रेनलिन बोलो, एसिटाइल कोलाइन बोलो, ऐसे बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, इसीलिए हम उसको बोलते हैं केमिकल कंट्रोल। जो हमने पैराग्राफ की स्टार्टिंग में पढ़ा, दैट ब्रीदिंग इज अंडर डुअल कंट्रोल, फर्स्ट इज नर्वस एंड सेकंड इज केमिकल। तो नर्वस कंट्रोल मतलब ये ब्रेन से वो डायरेक्ट कोऑर्डिनेटेड है। रेस्पिरेटरी सेंटर मतलब क्या है, हमारे पॉन्स एंड मेड्यूला। ठीक है, तो बेसिकली हमारा मैसेज कहाँ तक जा रहा है, पॉन्स और मेड्यूला तक जा रहा है। किसकी मदद से, नर्व की मदद से। कौन सी नर्व की मदद से, वेगस नर्व की मदद से। किसकी मदद से, वेगस नर्व। ये कौन सी नर्व है, ये हमारे क्रेनियल सिस्टम की 10th नर्व है। कौन सी नर्व है, क्रेनियल सिस्टम की 10th नर्व है। क्रेनियल सिस्टम क्या होता है, क्रेनियल सिस्टम मतलब आपका हेड, आपके हेड में से जो बहुत सारी नर्व्स निकलती हैं, जो बहुत सारी नसें निकलती हैं, जो न्यूरॉन फाइबर्स निकलते हैं, उसमें से जो एक न्यूरॉन फाइबर है जो ब्रेन से डायरेक्ट लंग्स को कनेक्ट करती है, दैट इज वेगस नर्व। ऐसी नर्व फाइबर जो ब्रेन से डायरेक्ट लंग्स के साथ कनेक्ट होती है, उस नर्व को हम बोलते हैं वेगस नर्व। ये वेगस नर्व कौन सी नर्व है, इट इज 10th क्रेनियल नर्व। कौन सी नर्व है ये, 10th क्रेनियल नर्व। आपने पढ़ा है ये 11th स्टैंडर्ड में ह्यूमन स्केलेटन एंड लोकोमोशन में कि ब्रेन से बहुत सारी नर्व्स निकलती हैं। आर यू गेटिंग इट, ओके।
तो इतना पार्ट आपको समझ में आया। ये एक्चुअली आपको आगे दिया गया है, पर ये मैंने अभी बता दिया। तो चलिए वापस कंटिन्यू करते हैं अपनी थ्योरी से। हाँ, तो हम क्या देख रहे थे कि हमारा ब्रेन, हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर जो है वो 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड है। मतलब पॉन्स और मेड्यूला, ये दोनों रेस्पिरेटरी सेंटर है। यहीं पर इंस्पिरेशन का सिग्नल मिलता है, यहीं पर एक्सपिरेशन का सिग्नल मिलता है, लेकिन ये 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड है। तो फर्स्ट ग्रुप कौन सा है? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा का पीछे वाला पार्ट, विच इज इंस्पिरेटरी सेंटर। मतलब मेड्यूला ऑब्लोंगेटा का पीछे वाला पार्ट इंस्पिरेशन में हेल्प करता है। देन वेंट्रोलेटरल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स इन मेड्यूला, मेड्यूला का वेंट्रल और लेटरल वाला पार्ट, मेड्यूला का पीछे वाला पार्ट, डॉर्सल वाला पार्ट इंस्पिरेशन में हेल्प करता है, और वेंट्रल और लेटरल वाला पार्ट किस में हेल्प करता है? इंस्पिरेटरी एंड एक्सपिरेटरी सेंटर दोनों, वो इंस्पिरेशन में भी हेल्प करता है, एक्सपिरेशन में भी हेल्प करता है। एंड न्यूमोटैक्सिक सेंटर लोकेटेड इन पॉन्स, न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या होता है? जो आपकी इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज को कंट्रोल करे। तो मेड्यूला के दोनों साइड का हमने फंक्शन देखा। मेड्यूला का पीछे वाला साइड सिर्फ इंस्पिरेशन में कंट्रोल करेगा, और मेड्यूला का आगे वाला और साइड वाला लेटरल वाला पार्ट जो है वो दोनों काम करेगा, इंस्पिरेशन को भी एक्टिवेट करेगा और एक्सपिरेशन को भी एक्टिवेट करेगा। लेकिन जो पॉन्स है, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा के जस्ट ऊपर जो पार्ट होता है ब्रेन का, वो क्या करेगा? इट इज अ न्यूमोटैक्सिक सेंटर। न्यूमोटैक्सिक सेंटर में क्या होता है? इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज होती हैं। लाइक इट प्राइमरीली लिमिट्स इंस्पिरेशन, मतलब वो इंस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, इनहिबिट करता है। स्लो वेव स्लीप एंड रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, मतलब समझो कि आप जब फटाफट आंखें झपकाते हो, पलके झपकाते हो, तो वो किसके वजह से होता है? वो आपके पॉन्स के वजह से होता है। किसके वजह से होता है? मतलब ये रैपिड आई मूवमेंट किसके कंट्रोल में है? पॉन्स के कंट्रोल में है। ओके, तो ये हो गया आपके ब्रेन का 3 ग्रुप्स। डॉर्सल ग्रुप ऑफ मेड्यूला कंट्रोल्स इंस्पिरेशन, वेंट्रोलेटरल ग्रुप ऑफ मेड्यूला कंट्रोल्स इंस्पिरेशन एज वेल एज एक्सपिरेशन, एंड पॉन्स इज अ न्यूमोटैक्सिक सेंटर विच एक्ट एज इनवॉलेंटरी सेंटर विच कंट्रोल्स योर इंस्पिरेशन, मतलब इंस्पिरेशन को इनहिबिट करेगा, एंड इट ऑल्सो कंट्रोल्स योर रैपिड आई मूवमेंट। और ये जो स्लो वेव स्लीप बोला है, स्लो वेव स्लीप मतलब धीरे धीरे नींद आना, ओके, और एकदम गहरी नींद आना। एपन्यूस्टिक सेंटर इन द मेड्यूला, पॉन्स का अपोजिट एक पार्ट प्रेजेंट है मेड्यूला में। पॉन्स का काम क्या है? इंस्पिरेशन को स्टॉप करना और फटाफट आंखें झपकाना, और इंसान लेजी हो जाता है। मतलब पॉन्स की वजह से नींद आती है। पॉन्स के अंदर जो हार्मोन है वो जब सेक्रेट होता है तो उसके वजह से नींद आती है, और उसका ही उल्टा फंक्शन होता है मेड्यूला में जो एपन्यूस्टिक सेंटर है। कौन सा सेंटर है? एपन्यूस्टिक सेंटर। न्यूमोटैक्सिक सेंटर के वजह से नींद आती है, एपन्यूस्टिक सेंटर उसका एंटागोनिस्ट फंक्शन करता है। एंटागोनिस्ट का मतलब क्या होता है? अपोजिट फंक्शन करना। जैसे समझो किसी एक हार्मोन की वजह से मैं स्लो चल रही हूँ, तो उसके अपोजिट हार्मोन की वजह से मैं फास्ट चलूंगी। तो वैसे ही न्यूमोटैक्सिक सेंटर की वजह से मुझे नींद आ रही है, तो एपन्यूस्टिक सेंटर की वजह से मैं फटाक से जाग जाऊंगी। सो यहाँ पर क्या बोला गया है? एपन्यूस्टिक सेंटर इन द मेड्यूला। न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहाँ पर है? पॉन्स में है। एपन्यूस्टिक सेंटर कहाँ पर है? मेड्यूला में। सो एपन्यूस्टिक सेंटर इन द मेड्यूला इज एंटागोनिस्टिक टू द न्यूमोटैक्सिक सेंटर। एंटागोनिस्टिक मतलब अपोजिट। न्यूमोटैक्सिक सेंटर का काम है नींद लाना, तो एपन्यूस्टिक सेंटर का काम है इंसान को जगाना। न्यूमोटैक्सिक सेंटर अगर पलके फटाफट झपकाता है, तो एपन्यूस्टिक सेंटर में पलके धीरे धीरे झपकती हैं। सी, इट इज एंटागोनिस्टिक सेंटर। इट कंट्रोल्स नॉन रैपिड आई मूवमेंट, मतलब यहाँ पर क्या होगा? आप धीरे धीरे पलके झपकते हो। इट कंट्रोल्स नॉन रैपिड आई मूवमेंट, स्लीप एंड वेकफुलनेस, मतलब कब आपको जागना है, कब सोना है, ये मेड्यूला कंट्रोल करेगा। और पॉन्स क्या कंट्रोल करेगा? आपका रैपिड आई मूवमेंट पॉन्स के वजह से होता है, और आपका इंस्पिरेशन इनहिबिट पॉन्स के वजह से होता है। सी, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूजिंग नहीं बोल सकते, थोड़ा सा डिटेल में दिया है। 4-5 बार रीड करोगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ऐसे चार्ट बना लो, पॉन्स का क्या फंक्शन है और मेड्यूला का क्या फंक्शन है, तो सब कुछ इजीली क्लियर हो जाएगा। सो डिड यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट ऑफ द थ्योरी? पक्का? शैल वी मूव अहेड? ऑल राइट, अब आपको एक डायग्राम दिया गया है। ये डायग्राम को बहुत ही ध्यान से देखो, ठीक है? थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा है, बट अपनी टेक्स्ट बुक सामने रखो तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। अब डायग्राम में सबसे ऊपर क्या बताया गया है? ब्रेन दिया गया है। क्या दिया गया हमको डायग्राम में? सबसे ऊपर ब्रेन दिया गया है। ब्रेन के अंदर 2 पार्ट लेबल किए गए हैं, पॉन्स और मेड्यूला। क्या लेबल किए गए हैं? पॉन्स और मेड्यूला। ये जो 2 छोटे छोटे होल्स हैं, इन दोनों छोटे छोटे होल्स को देखो क्या लेबल किया गया है? ब्रीदिंग कंट्रोल सेंटर्स। इसीलिए हम इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी सेंटर्स। क्या बोलते हैं हम इसको? रेस्पिरेटरी सेंटर्स, क्योंकि पॉन्स और मेड्यूला में ही इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन कंट्रोल होने वाला है, मतलब रेगुलेट होने वाला है। कंट्रोल के लिए दूसरा वर्ड कौन सा है? रेगुलेशन। सो ब्रेन है, ब्रेन के जो 2 छोटे छोटे पार्ट हैं, पॉन्स और मेड्यूला, दे आर नोन एज ब्रीदिंग कंट्रोल सेंटर्स। देखो इस ब्रेन से जो नर्व्स निकल रही हैं, वो नर्व्स किससे कनेक्ट हो रही हैं? लंग्स से। किससे कनेक्टेड है? लंग्स से। लेबल देखो क्या दिया गया है? नर्व। एक्चुअली हम यहाँ से देखेंगे लेबलिंग को, नीचे से देखेंगे। ये आपका लंग्स है।
डायफ्राम और इंटरकॉस्टल मसल्स। इंटरकॉस्टल मसल्स मतलब क्या होते हैं, जो लंग्स को रिब केज से कनेक्ट करके रखते हैं, मतलब नहीं, रिब केज को हमारे स्टर्नम से कनेक्ट करते हैं। इंटरकॉस्टल मसल्स क्या होता है, जो आपकी छाती का ऐसे रिब केज है, वो रिब केज को मिडल बोन से कनेक्ट करके रखते हैं, जो कार्टिलेज, उस कार्टिलेज को हम इंटरकॉस्टल मसल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरकॉस्टल मसल्स। यहाँ पर जो ब्लू वाला पार्ट दिया है ना, रिब केज से जो ब्लू वाला पार्ट आ रहा है, दैट इज इंटरकॉस्टल मसल्स। ओके ओके। तो अब जब आप सांस लेते हो, क्या करते हो, जब आप सांस लेते हो तो आपका लंग्स फूलता है, क्या होता है, आपका लंग्स स्वेल हो जाता है। ओके, सो जब लंग्स स्वेल होता है तो रिब केज भी बढ़ता है। अब समझो किसी भी अंदर वाली चीज को आप बढ़ा रहे हो तो उसका बाहर वाला चीज भी बाहर आएगा, करेक्ट है कि नहीं है। ओके, सो इंटरकॉस्टल मसल्स के साथ एक नर्व कनेक्टेड है। क्या कनेक्टेड है, एक नर्व कनेक्टेड है, उसको हम बोलते हैं इंटरकॉस्टल नर्व्स। क्या बोलते हैं उसको, इंटरकॉस्टल नर्व्स। और इंटरकॉस्टल नर्व्स के ऊपर ही क्या लिया गया है, nerve impulses trigger contraction of muscles. So these nerve impulses trigger contraction of muscles. मतलब बेसिकली क्या होगा कि जब आपका लंग्स मतलब जब आपका लंग्स एक्सपांड होगा तो ये नर्व इम्पल्स हमारे रिब केज को भी एक्सपांड करेगी, और जब आपका लंग्स कॉन्ट्रैक्ट होगा तो यही नर्व हमारे लंग्स को हमारे इंटरकॉस्टल मसल्स को भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। तो बेसिकली रिब केज का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन किसके कंट्रोल में है, इन नर्व्स के कंट्रोल में है। किसके कंट्रोल में है, इन नर्व्स के कंट्रोल में। अब यहाँ पर देखो हार्ट के बारे में क्या बताया गया है। आपको पता है कि ब्लड हार्ट से ट्रांसपोर्ट होता है। कहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है, हार्ट से। हार्ट के पास सारा का सारा मतलब ब्लड जो है वो लंग्स के पास से ऑक्सीजन लेकर आता है, हार्ट के पास जाता है, और फिर हार्ट से बॉडी के पास जाता है। फिर बॉडी से पूरा वो ब्लड घूमते हुए ऑक्सीजन देते हुए और CO2 लेते हुए वापस हार्ट के पास आता है। और हार्ट के पास जब इम्प्योर ब्लड आता है, मतलब CO2 वाला ब्लड आता है, तो हार्ट वापस ब्रेन को सिग्नल भेजता है कि मेरे पास अब CO2 ज़्यादा है, तो तुम अब लंग्स को ऑक्सीजन दो। मतलब ये साइमल्टेनियसली काम हो रहा है। कैसे हो रहा है ये काम, साइमल्टेनियसली हो रहा है। बेसिकली क्या हो रहा है, आपके हार्ट से दो नर्व्स निकल रही हैं। एक नर्व जो आपको O2 डिक्रीज इंडिकेट करती है, मतलब एक नर्व हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर को क्या बताती है कि ब्लड में O2 डिक्रीज हो गया है, और दूसरी नर्व क्या बताती है कि ब्लड में CO2 इंक्रीज हो गया है। ओके, O2 डिक्रीज हुआ है मतलब CO2 इंक्रीज हुआ है। तो ये दोनों सिग्नल कहाँ पर जाता है, ब्रेन के पास जाता है। तो ब्रेन क्या करता है, जब आपके ब्लड में O2 का लेवल कम हो जाता है तो हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर इंस्पिरेशन स्टार्ट कर देता है, क्योंकि जब आप इंस्पिरेशन करेंगे, सांस अंदर लेंगे, तो आप फ्रेश ऑक्सीजन अंदर लेंगे। फ्रेश ऑक्सीजन अंदर लेंगे तो ब्लड के पास ऑक्सीजन जाएगा और हार्ट का लेवल वापस बैलेंस्ड हो जाएगा। सो बेसिकली यहाँ पर क्या बताया गया है, हार्ट से दो जो नर्व्स निकलते हैं, मतलब जो दो मैसेजेस आते हैं। फर्स्ट नर्व मैसेजेस CO2 इंक्रीज इन ब्लड, मतलब इट एक्ट्स डायरेक्टली। जैसे ब्लड हार्ट में CO2 बढ़ जाता है तो तुरंत हार्ट को मैसेज पहुंच जाता है। और सेकेंड नर्व क्या बताती है, नर्व इम्पल्स फ्रॉम O2 सेंसर। यहाँ पर हार्ट के पास O2 सेंसर्स लगे हुए होते हैं। O2 सेंसर मतलब ऐसे सेंसरी सेल्स, ऐसे न्यूरॉन्स जो ऑक्सीजन को मेजर करते हैं। मतलब अगर हार्ट में ऑक्सीजन की लेवल ज़्यादा है तो इंस्पिरेशन नहीं होगा, लेकिन ऑक्सीजन की लेवल कम हो रही है तो इंस्पिरेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। तो जो सेकेंड नर्व है वो क्या करेगा, नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम O2 सेंसर इंडिकेटिंग O2 डिक्रीज। मतलब O2 सेंसर को पता चल जाएगा कि अब ऑक्सीजन कम हो रहा है, O2 कम हो रहा है, तो वो हमारे ब्रेन को इंडिकेट करेगा कि भाई मेरे पास ऑक्सीजन कम हो गया है। हार्ट जो है वो ब्रेन को बोलेगा मेरे पास ऑक्सीजन कम हो गया है, तो अब तुम लंग्स को बोलो ऑक्सीजन देने के लिए। तो अब ब्रेन क्या करवाएगा, इंस्पिरेशन, मतलब रेस्पिरेटरी सेंटर ओपन कर देगा। मेडुला ऑब्लोंगेटा को बोलेगा अब तुम रेस्पिरेशन वापस से स्टार्ट करो, तो लंग्स वापस रेस्पिरेशन करने लग जाएंगे। तो ये ऐसा साइकिल कंटिन्यूअसली चलते रहता है। मतलब हार्ट ब्रेन को बोलता है कि मुझे ऑक्सीजन चाहिए, तो ब्रेन लंग्स को बोलता है कि तुम हार्ट को ऑक्सीजन दो। डिड यू अंडरस्टैंड दिस एंटायर साइकिल ऑफ डायग्राम? इट इज वेरी इजी। ओके, शैल वी मूव अहेड टू द थियोरी? ऑल राइट, अब देखो थियोरी में क्या बताया गया है। थियोरी में भी सेम चीज हमको बोली गई है। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन व्हेन द लंग्स एक्सपांड टू अ क्रिटिकल पॉइंट, क्या बोला गया है हमको, जब आप सांस अंदर लेते हो तो आपके लंग्स एक्सपांड होते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट तक। ओके, सो ड्यूरिंग इंस्पिरेशन योर लंग्स एक्सपांड टू अ क्रिटिकल पॉइंट, द स्ट्रेच रिसेप्टर्स आर स्टिम्युलेटेड। क्या बोला गया है हमको यहाँ पर, जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, स्टिम्युलेट हो जाते हैं। स्टिम्युलेट मतलब जाग जाते हैं, मतलब स्ट्रेच रिसेप्टर के न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो जाते हैं। मैं आपको बता रही थी ना वो बलून वाला एग्जांपल, बलून के अंदर जब हवा जाती है तो वो नर्व से टच हो जाता है, करेक्ट। मतलब बलून के अंदर जब हवा जाती है तो वो बलून फूल जाएगा, बलून फूल जाएगा तो वो नीडल से टच हो जाएगा। वैसे ही जब हम सांस लेते हैं तो हमारे लंग्स एक्सपांड होते हैं, लंग्स एक्सपांड होंगे तो वो नर्व से स्टिमुलेट हो जाएंगे, मतलब नर्व्स को टच कर देंगे तो नर्व्स एक्टिव हो जाएंगी। नर्व्स को पता चल जाएगा कि अरे लंग्स फूल गया है, तो वो ब्रेन को मैसेज पहुंचाएंगी कि लंग्स के पास जितनी सांस आनी चाहिए थी उतनी आ गई है, अब तुम इंस्पिरेशन बंद करो। साइकिल समझ में आ रहा है आपको? ओके,
So during inspiration, when the lungs expand to a critical point, the stretch receptors are stimulated. Stretch receptors मतलब lungs की stretch करने की एक particular capacity होती है. lungs ज़्यादा stretch नहीं हो सकते. एक particular limit तक जब lungs stretch हो जाते हैं तो lungs के receptors activate हो जाते हैं कि बस करो, अब lungs बहुत ज़्यादा stretch हो गए. तो वो neurons को message भेजते हैं कि lungs ने बहुत ज़्यादा सांस अपने अंदर भर लिया, अब तुम brain को बोलो inspiration stop करने के लिए. So the stretch receptors are stimulated and impulses are sent along the vagus nerves to the expiratory center. तो vagus nerve ये मैसेज कहाँ लेकर जाती है? expiratory center के पास लेके जाती है. medulla oblongata इंस्पिरेशन कराता है. इंस्पिरेशन करते करते लंग्स स्ट्रेच हो जाते हैं. लंग्स स्ट्रेच हो जाते हैं तो नर्व्स एक्टिवेट हो जाती है. नर्व्स मैसेज किसके पास लेके जाती है? एक्सपिरेटरी सेंटर के पास. और एक्सपिरेटरी सेंटर में क्या होगा? एक्सपिरेशन स्टार्ट हो जाएगा. मतलब पहले लंग्स सांस अंदर लेगी, फूलेगी, हवा अंदर भर लेगी, और जब वो लंग्स पूरी अपनी कैपेसिटी तक फूल जाएगा, अब इससे ज्यादा वो स्ट्रेच नहीं हो सकता, तो अब वेगस नर्व क्या करेगी? एक्सपिरेटरी सेंटर को स्टार्ट करवाएगी. मतलब अब एक्सपिरेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा. ओके, इट देन सेंड्स आउट इनहिबिटरी इंपल्सेस टू द इंस्पिरेटरी सेंटर. तो जैसे ही एक्सपिरेशन स्टार्ट होता है, इंस्पिरेशन स्टॉप हो जाता है, क्योंकि आप दोनों साथ में नहीं कर सकते. सांस अंदर ले रहे हो और सांस बाहर भी साथ में आ रहा है, ऐसे नहीं हो सकता. एक टाइम पे या तो आप इंस्पिरेशन कर सकते हो या तो एक्सपिरेशन कर सकते हो. तो जब आप इंस्पिरेशन करते हो, लंग्स अपनी साइज से फूल जाता है. जब लंग्स अपनी साइज में स्वेल हो जाता है तो लंग्स के वॉल में, मतलब ऐसा इमेजिन करो कि ये आपका लंग्स है, यहाँ पर आप जब सांस अंदर डाल रहे हो तो ये लंग्स का वॉल जो है वो एक्सपांड हो रहा है. ठीक है, ये इलास्टिक मेम्ब्रेन से बना हुआ है, लेकिन इसकी भी एक कैपेसिटी है. क्या है? इसकी भी एक कैपेसिटी है. इस कैपेसिटी से ज़्यादा वो एक्सपांड नहीं हो सकता. तो अगर हम इसकी कैपेसिटी को चैलेंज करेंगे तो लंग्स बर्स्ट हो सकते हैं. तो यहाँ पर जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स होंगे, ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स किसको मैसेज भेजेंगे? ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स भेजेंगे वेगस नर्व को मैसेज. किसको भेजेंगे? वेगस नर्व को. वेगस नर्व क्या करेगी? वो एक्सपिरेटरी सेंटर के पास मैसेज लेकर जाएगी. कहाँ मैसेज लेकर जाएगी? एक्सपिरेटरी सेंटर के पास. और ये एक्सपिरेटरी सेंटर किसको मैसेज देंगे? ये इंस्पिरेटरी सेंटर को मैसेज देंगे कि अब तुम रुक जाओ तो मैं स्टार्ट हो जाता हूँ. मतलब इंस्पिरेशन रुक जाएगा और एक्सपिरेशन स्टार्ट हो जाएगा. एक्सपिरेशन स्टार्ट होगा तो सांस बाहर जाएगी, लंग्स वापस नॉर्मल शेप में आ जाएंगे, तो ये स्ट्रेच नर्व से इनका कॉन्टैक्ट टूट जाएगा. तो अब स्ट्रेच नर्व वापस इंस्पिरेशन को स्टार्ट कर देगी और एक्सपिरेशन स्टॉप हो जाएगा. दोनों में से एक टाइम पे एक ही चीज काम करेगा. समझ में आया आपको? जब सांस अंदर जाती है तो मेम्ब्रेन नर्व को टच करती है. जैसे नर्व टच हो जाती है, वेगस नर्व एक्टिवेट हो जाती है. वेगस नर्व एक्टिवेट हो जाती है तो वो एक्सपिरेटरी सेंटर को मैसेज भेजती है. एक्सपिरेटरी सेंटर इंस्पिरेटरी सेंटर को बोलता है तुम रुक जाओ, लंग्स बहुत फूल गया है, अब मुझे जरा हवा बाहर निकालने दो. तो जब एक्सपिरेटरी सेंटर चालू होता है, हवा बाहर निकलती है, तो लंग्स धीरे धीरे करके डिफ्लेट होने लग जाता है. डिफ्लेट मतलब क्या होता है? नॉर्मल शेप में आने लग जाता है. लंग्स नॉर्मल शेप में आने लग जाता है तो वो नर्व के कांटेक्ट से हट जाता है. जब फूला था तो वो नर्व के कांटेक्ट में था, अब वो सिकुड़ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो वो नर्व के कांटेक्ट से हट रहा है. नर्व के कांटेक्ट से जब हमारा लंग्स हटता है तो आपका इंस्पिरेटरी सिस्टम वापस एक्टिव हो जाता है, क्योंकि यहाँ से मैसेज निकल जाता है. नर्व से हमारा लंग्स हट गया तो एक्सपिरेटरी सेंटर का मैसेज टूट गया. मतलब एक्सपिरेटरी सेंटर से अब इसका कोई कनेक्शन नहीं है, तो इंस्पिरेटरी सेंटर वापस खुश कि अच्छा हुआ एक्सपिरेटरी बंद हो गया, अब मैं इंस्पिरेशन कर सकता हूँ. तो ये साइकिल कंटिन्यूसली चलते रहता है. ओके, तो अब आगे क्या बताया गया है हमको? It then sends out inhibitory impulses to the inspiratory center. The inspiratory muscles relax. Inspiratory muscles क्या करते हैं? Inspiratory muscles relax हो जाते हैं and expiration follows. मतलब inspiration stop हो जाता है, expiration start हो जाता है. As air leaves the lungs during inspiration, expiration के टाइम पे क्या हो रहा है? हमारे lungs में से हवा निकल रही है. So as air leaves the lung during expiration, the lungs are deflated. जब expiration होता है तो lungs सिकुड़ने लगेंगे, deflate होने लगेंगे. मतलब क्या हो रहा है? वो contract होने लगेंगे. As air leaves the lungs during expiration, the lungs are deflated and stretch receptors are no longer stimulated. और आपका ये जो नर्व था उसका स्टिमुलेशन भी बंद हो जाएगा. स्टिमुलेशन कब स्टार्ट होता है? जब लंग्स नर्व से कनेक्ट होगा तो स्टिमुलेशन स्टार्ट होगा. जैसे लंग्स का कॉन्टैक्ट इधर से हट जाएगा, ये नर्व से हट जाएगा, तो इसका स्टिमुलेशन बंद हो जाएगा. ओके, thus the inspiratory center is no longer inhibited and a new respiration begins. जैसे इस नर्व से हमारा लंग्स का कॉन्टैक्ट हट गया, इंस्पिरेशन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि एक्सपिरेशन बंद हो जाता है. याद रखो, जब तक आपका लंग्स इस नर्व से कनेक्टेड है तभी एक्सपिरेशन स्टार्ट होगा. जब आपका लंग्स इस नर्व से हट जाएगा तो एक्सपिरेशन बंद हो जाएगा और इंस्पिरेशन स्टार्ट हो जाएगा. एंड दीज इवेंट्स आर कॉल्ड हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स. इस इवेंट को हम क्या बोलते हैं? मतलब इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन वाले प्रोसेस को हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स. ओके, हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स कंट्रोल्स द डेप्थ एंड रिदम ऑफ रेस्पिरेशन. क्या बताया गया है हमको यहाँ पर? ये इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन जो होता है, इस कंट्रोल को हम बोलते हैं हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स. एंड इट कंट्रोल्स द
डेप्थ एंड रिदम ऑफ रेस्पिरेशन, मतलब आपको कितनी तेजी से सांस लेनी है और कितनी तेजी से सांस छोड़नी है, इसके रेट को कंट्रोल करता है हेयरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स। ओके, मतलब स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं, जो एथलेटिक्स होते हैं, एथलीट्स होते हैं, भाग भाग कर आते हैं, उनकी बॉडी में ये रिदम फास्ट होता है। और एक सोता हुआ इंसान जो सो रहा है, उसको जल्दी जल्दी सांस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी बॉडी में नॉर्मल रेट में ब्रीदिंग हो रही है। तो ब्रीदिंग का जो रेट होता है, मतलब फास्ट ब्रीदिंग या स्लो ब्रीदिंग, इसको कौन कंट्रोल करता है? हियरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स। ओके, इट ऑल्सो प्रिवेंट्स द लंग्स फ्रॉम इन्फ्लेटिंग टू द पॉइंट ऑफ बर्स्टिंग। ये हेयरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स के वजह से आपके लंग्स फटने से बच जाते हैं, क्योंकि जब लंग्स अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा फूल जाते हैं तो ये नर्व एक्टिवेट हो जाती है। अगर ये नर्व एक्टिवेट नहीं होगी तो आपके लंग्स फूलते जाएंगे, फूलते जाएंगे, फूलते जाएंगे, एक्सपिरेशन होगा ही नहीं, बस हवा अंदर भरते जाएगी। और आपको भी पता है, जब आप बलून में अनकंट्रोल हवा भरते हो तो बलून फट जाता है। तो वैसे आपके लंग्स भी फट जाएंगे अगर ये कंट्रोल स्टार्ट नहीं हुआ तो, मतलब हियरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स के वजह से आपके लंग्स नहीं फटते हैं। अगर हियरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स नहीं हुआ तो लंग्स बर्स्ट हो सकते हैं। ओके, द रेस्पिरेटरी सेंटर हैज कनेक्शंस विद सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ये रेस्पिरेटरी सेंटर किससे कनेक्टेड है? ब्रेन से कनेक्टेड है, मतलब सेरिब्रल कॉर्टेक्स से, विच मीन्स वी कैन वॉलेंटरीली चेंज आवर पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग। देखो, सेरिब्रम वाला पार्ट जो है, आपने पढ़ा होगा 11th स्टैंडर्ड में, ये आप इस साल भी पढ़ोगे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आप पढ़ोगे कि सेरिब्रम जो है वो कुछ इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज को भी कंट्रोल करता है। मतलब हम वॉलेंटरी एक्टिविटीज बना सकते हैं इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज को, जैसे कि voluntary control is protective because it enables us to prevent water और इरिटेटिंग गैसेस फ्रॉम एंटरिंग द लंग्स। देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला था सेशन के कि ब्रीदिंग ये इनवॉलेंटरी प्रोसेस है, मतलब इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन इसको थोड़ा बहुत कंट्रोल हम कर सकते हैं, क्योंकि ये मेडुला ऑब्लोंगेटा से तो कनेक्टेड है, लेकिन साथ ही साथ ये सेरिब्रम से भी कनेक्टेड है। और सेरिब्रम के जो नर्व्स होती हैं वो वॉलेंटरी होती हैं। वॉलेंटरी मतलब आप अपने हिसाब से उसको चेंज कर सकते हो। समझो, जब आप स्विमिंग कर रहे हो या जब आप किसी बहुत बदबूदार जगह पे हो या पॉइजनस गैसेस रिलीज हुआ है, तो उस टाइम पे कैसे हम अपनी सांस को रोक लेते हैं, तो वो सांस को रोक लेते हैं, मतलब वो वॉलेंटरी प्रोसेस हो गया, आप ब्रीदिंग ही नहीं कर रहे हो। लेकिन ये वॉलेंटरी प्रोसेस भी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है। आप ऐसे सोचो कि मैं 1 घंटा 2 घंटे तक सांस रोक के रख सकता हूं, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपके ब्लड में फिर क्या हो जाएगा? CO2 का लेवल बढ़ जाएगा। आर यू गेटिंग इट? आपको तुरंत ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। ओके, so voluntary control is protective because it enables us to prevent water or irritating gases from entering the lungs, but the ability to stop breathing is also limited. ये जो एबिलिटी होती है ब्रीदिंग को स्टॉप करने की, ये लिमिटेड होती है बाय द बिल्डअप ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड। मतलब आपके ब्लड में एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड बनते जाएगा, इस वजह से आप ब्रीदिंग को ज़्यादा टाइम तक कंट्रोल नहीं कर सकते। एक पर्टिकुलर टाइम तक ही हम ब्रीदिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, जितना हमारी बॉडी की कैपेसिटी हो। ठीक है, और स्विमर्स वगैरह जो होते हैं उनको ये प्रैक्टिस कराई जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उनको सांस रोकने की प्रैक्टिस कराई जाती है, ताकि वो लोग अपने लंग्स में पानी भरने से रोक सकें। सो ये था आज का सेशन, रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। बहुत इंपॉर्टेंट है इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन समझना, मतलब हेयरिंग ब्रूअर्स रिफ्लेक्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका लंग्स जब फूलेगा तो वो वेगस नर्व के कांटेक्ट में आएगा, वेगस नर्व एक्सपिरेटरी सेंटर को मैसेज भेजेगी और वो इंस्पिरेटरी सिस्टम को बंद कर देगा, मतलब फिर एक्सपिरेशन होगा। जब एक्सपिरेशन होगा तो लंग्स वापस सिकुड़ जाएगा, क्योंकि हवा बाहर आ गई। बलून में से हवा निकालो तो बलून पचक जाता है, तो जब लंग्स पचक जाएगा तो वो इस नर्व से दूर हो जाएगा। इस नर्व से दूर हो जाएगा तो उसका कॉन्टैक्ट एक्सपिरेटरी सेंटर से टूट जाएगा। जैसे एक्सपिरेटरी सेंटर से कांटेक्ट टूटेगा, इंस्पिरेशन फिर से स्टार्ट हो जाएगा। सो दिस इज हियरिंग ब्रूअर्स रिफ्लेक्स। और ये समझ गए अगर आप, तो आप पूरा मैकेनिज्म समझ गए, पूरा रेगुलेशन समझ गए ब्रीदिंग का। अगर आपको सेशन समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो प्लीज लाइक बटन पे क्लिक कीजिए। कुछ पैसे नहीं लगते लाइक बटन पे क्लिक करने के। और अब तक हमारे बहुत सारे व्यूवर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। मोर देन 50% ऑफ पीपल आर वॉचिंग वीडियोस बट दे हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल। तो प्लीज़ जाइए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने ओपिनियंस को शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में। कुछ डाउट है तो वो भी आप पूछ सकते हैं, नॉट ओनली ऑन दिस सेक्शन बट इन प्रीवियस सेशन ऑल्सो। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन क्लियर देम, and make sure that you share these videos with your college friends, your classmates as much as possible, because we need your support right now. And if you haven't joined our Telegram channel, Instagram page and Facebook page yet, then please go in our description. वहाँ पर लिंक दी गई है Telegram चैनल, Instagram चैनल और Facebook चैनल की। लिंक पर क्लिक करो और ज्वाइन करो, क्योंकि टेलीग्राम चैनल में हम स्टूडेंट्स को पर्सनल गाइडेंस देते हैं और उनको हम नोट्स देते हैं। सो इफ़ यू वांट नोट्स, जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल नाउ। ओके, आई होप सेशन अच्छा लगा हो। इस सेशन को यहीं स्टॉप करते हैं। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू, सी यू सून।